हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 8 चैप्टर 4 मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल देखिए, यहाँ पे आपको दिखा रखा है कुछ ऑब्जेक्ट मेटल दे रखे हैं, कुछ नॉन मेटल। आपको बता रखा है कौन सा आपका मेटल है, कौन सा नॉन मेटल। तो देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम आपका कैसा है, मेटल से। ये एल्युमिनियम दिखा रखा है, देखिए ये मेटल से। और ये आपके जो लकड़ी के ब्लॉक दिखा रखे हैं ये नॉन मेटल से। तो यहाँ डायग्राम करके आपको बहुत सारे बता रखे हैं कौन कौन से आपके मेटल्स होते हैं, कौन से नॉन मेटल्स होते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो यू आर फैमिलियर विद द नंबर ऑफ द मटेरियल लाइक द आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल। तो आप बहुत सारे मटेरियल से पहले ही जानते हो, जैसे कि आप कॉपर के बारे में जानते हो, एल्युमिनियम के बारे में, आयरन जो लोहा होता है उसके बारे में, और आपके घर में भी होगा तो आपने बहुत सारे मटेरियल आपने देखे होंगे। तो मेटल कैन बी द डिस्टिंक्ट फ्रॉम द नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और कुछ आपने नॉन मेटल भी देखे होंगे, जैसे कि वुड है, स्टोन है। तो यही सी, तो आप पहले से ही मेटल और नॉन मेटल में आप डिफरेंस कर सकते हो उनके बेसिक पे, फिजिकल प्रॉपर्टी के। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप पहले ही इनको फर्क कर सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी पे भी कैसे हम उसको डिफर कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी पे तो हम लोग जनरली ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे घर में ही हम पकड़ के बता सकते हैं आसानी से कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। स्टोन को जब हम लेते हैं तो हम बता देते हैं कि स्टोन जो है नॉन मेटल है। जब लकड़ी हम लेते हैं, लकड़ी के अगर आपको कोई सोफ़ा पूछता है तो आप इजीली कह सकते हो सोफ़ा किससे बना हुआ है, नॉन मेटल से बना हुआ है। लेकिन अगर कोई पूछे अलमीरा, तो अलमीरा आपकी दोनों की होती है। आपके घर में अगर मेटल की अलमीरा होगी तो आप कह दोगे मेटल की है, अगर आपके घर में लकड़ी की अलमीरा है तो आप कहोगे नॉन मेटल की है। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी पे पहले ही इसको डिस्कस कर सकते हो, लेकिन इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। यू नो दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन हीटिंग। इफ दे वर beating harder, these could be the change into the sheet. And you might be the familiar with the silver foil used for the decorating the sweets, and you must also be the familiar with the aluminum foil used for the wrapping the food, and the property of the metal by which they can be the beaten into the thin sheet is called malleability. तो मेलेबिलिटी के बारे में इसमें बताया गया है, आप पहले ही से ही देख चुके हो। बहुत सारी चीज़ें जो आयरन होते हैं, आयरन को जब आप हार्डली लोहे से थोड़े से पीटते हो तो वो किस में, सीट में बदल जाता है, वो टूटता नहीं है। जैसे कि आपने खाने रैप करने वाली एल्युमिनियम फॉइल आपने देखी होगी, जिसमें आप खाना रैप करते हो, वो भी एल्युमिनियम से बनी होती है। तो ये जो होती है सीट में कन्वर्ट हो जाता है मेटल। तो ये जो प्रॉपर्टी मेटल की कहती है, जिसकी वजह से उसको सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं malleability. And this is the characteristic property of the metal. You know, must have the notice material like the coal, pencil lead do not show this property. लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। जैसे कि आप पेंसिल नेल है जो ग्रेफाइट की बनी होती है, अगर उसको आप पीटते हो तो वो सीट में कन्वर्ट नहीं होती। अगर आप कोयला लेते हो, कोयलों को हथौड़े से पीटते हो तो टूट जाता है, वो सीट में कन्वर्ट नहीं होता। तो सिंपली हम कह सकते हैं नॉन मेटल में मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती और मेटल में होती है। जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, एक हथौड़ा है और नीचे आयरन नेल है। आयरन नेल से हथौड़े को पीट रहे हैं। तो दिस इज द स्मॉल आयरन नेल, यानी कि ये आपकी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी के बारे में बताता है। अगर आपको घर में प्रैक्टिकल करके देखना हो एक्टिविटी, तो आप एक आयरन नेल ले लो, एक आप हथौड़ा ले लो, और आयरन जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा है, इसी डायग्राम की तरह आप उसको पीटो। और जब आप उसको पीटोगे तो आप देखोगे वो इतनी जल्दी टूटती नहीं है, वो आपकी चपटी हो जाती है और एक चद्दर के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है आयरन की, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलेबिलिटी।
जैसे कि ऑब्जर्वेशन की अगर आप बात करें, यू सी दैट द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्युमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग. If they were the beaten the harder, this could be the change into the sheet. And you must be the familiar with the silver foil used for the decorating sweet. You must also be the familiar with the aluminum foil used for the wrapping food. And the property of the metal by which they can be the beaten into the thin sheet is called malleability, and this is the characteristic property of the metal. As you see, the notice and material like the coal and the pencil led to do not show this property. तो जैसे कि उसमें हमने एक्टिविटी में करके देख सकते हैं कि अगर हम उसको हार्डली पीटने लगते हैं कील को, तो कील क्या होती है, टूटती नहीं है, वो चद्दर में चेंज हो जाती है, थिन सीट में चेंज हो जाती है। इसी तरीके से जो सिल्वर फॉइल बनती है, सिल्वर फॉइल भी थिन सीट्स में कन्वर्ट होकर वो चद्दर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी जाती है, और जिसको हम लोग आगे फूड रैपिंग में यूज करते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो है नॉन मेटल में नहीं होती। अगर आप इसी तरीके से कोयला लेकर और हथौड़े से उसे तोड़ोगे तो कोयला सीट में चेंज नहीं होगा, और ना ही पेंसिल लेड, ये टूट जाएगी, फिर ये विंगूर होती है, ये सीट में कन्वर्ट नहीं होते। अगली प्रॉपर्टी के बारे में जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है कंडक्टिविटी। अगली प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटल पेन विच इज द विदाउट द प्लास्टिक और द वुडन हैंडल एंड नॉट गेट द हर्ट? Perhaps not. Why? Try to lift some other expensive in which is the wooden or the plastic handle protect you from being the heart while the handling not the thing. On the basis of these expressions, that can you say about the conduction of the heat by wood and plastic? You must have seen and the electrician using this screwdriver, and the what kind of the handle does it have and why, and let us find out. तो आपने देखा होगा कि आप जो बड़े हॉट पैन होता है, जब आप उसको उसमें कोई भी चीज़ गर्म करते हो, गैस पे यूज़ करते हो, तो वो बहुत गर्म हो जाता है। तो क्या आप जब उसको हाथ से उठाते हो तो बिना आपके हाथ हाथ किए हुए क्या आप उसे उठा पाते हो? नहीं उठा पाते, आपको कपड़े का यूज करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी आपके पेन्स होते हैं जिसमें प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है, और जिसमें प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है उसको लिए आपको उठाने के लिए, पकड़ने के लिए कपड़े की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको इजीली पकड़ लेते हो और उसको इजीली पकड़ के उतार देते हो। तो सिंपली हम कह सकते हैं मेटल जो होता है, मेटल जल्दी गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें हीट फ्लो होती है, और वो हीट का गुड कंडक्टर होता है, और इसीलिए मेटल के जो होते हैं जितने भी वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उनमें हीट फ्लो होती है, वो गर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर हम प्लास्टिक जो कि एक नॉन मेटल है, अगर हम उसकी बात करें तो वो आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते, इसीलिए वो प्लास्टिक की चीज़ें हैंडल जो है गर्म नहीं होते हैं, और उसको इजीली हम पकड़ के उतार देते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता। तो अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी एक और चीज़ होती है। मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वायरिंग, जब वायरिंग को कनेक्ट करते हैं बल्ब के साथ, जब उसको, तो बल्ब जल जाता है। लेकिन अगर आप उसकी ऊपर की रबड़ जो कि नॉन मेटल की है उसको तो हटाए बिना अगर आप वायर को कनेक्ट करोगे तो क्या बल्ब जलता है? अगर आप रबड़ साइड से उसको आपस में क्रॉस करोगे तो बल्ब नहीं ग्लो होता। क्यों नहीं ग्लो होता? क्योंकि रबड़ जो है नॉन मेटल की है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, उसमें फ्लो नहीं होते, और इसीलिए उसमें ग्लो नहीं होता। लेकिन जब आप वायर को उसको छील के जब आप मेटल वाला पार्ट निकाल लेते हो और उसको आपस में क्रॉस करते हो, टच करते हो, तो बल्ब ग्लो होना चालू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और इसीलिए वो बल्ब को ग्लो करते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको क्लियरली दिखा रखा है कि मेटल वाले पार्ट को टच करने से आपका बल्ब ग्लो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ऑब्जर्वेशन यानी कि हमने जो लास्ट एक्टिविटी देखी उससे क्या ऑब्जर्व करा? यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, nail and copper wire are good conductor while the roll, sulfur piece and the coal piece are the poor conductor। यानी कि अगर हम बात करें रोड की जो कि आयरन की बनी होती है, नेल की या कॉपर वायर की, ये हमारे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और अगर हम बात करते हैं रोलर यानी कि सल्फर पीस की बात करते हैं तो वो आपका नॉन कंडक्टर ऑफ हीट होता है, यानी कि वो नॉन मेटल होता है।
and through these we can come to know that which of the metal are poor conductor and which are poor good conductor. तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा पुअर कंडक्टर है और कौन सा गुड कंडक्टर है। अब हम अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है? Where do you find the uses of the aluminum and the copper wire? Have you seen the wire of the coal? And definitely not. The property of the metal by which it can be drawn into the wire is called ductility. तो डक्टिलिटी हम उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिस प्रॉपर्टी के कारण किसी मेटल को हम वायर में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने कॉपर के वायर देखे हैं, एल्युमिनियम के भी देखे हैं, आयरन के भी देखे हैं, लेकिन कभी क्या कोयले के देखे हैं? नहीं देखे होंगे। कोयले के या पत्थर के वायर देखे हैं? नहीं देखे होंगे, क्योंकि कोयला और पत्थर जो है नॉन मेटल का है और नॉन मेटल में प्रॉपर्टी नहीं होती कि हम उसको वायर में बना सके। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी को अगर हम डिफाइन करें तो कहेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है सोनोरस। सोनोरसनेस क्या होता है? सोनोरसनेस यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा मेटल, जब आप किसी अगर मेटल की पॉलिश कर रखी होती है और देखने से आपको नहीं पता चलता कि कोई चीज़ मेटल की है कि नॉन मेटल की, तो आपने अपने मदर या फादर को देखा होगा कि वो उसको बजा के देखते हैं, वो उस पर हाथ मारते हैं या कुछ बजाते हैं, मेटल की कोई चीज़ मार के देखते हैं। अगर उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो समझ जाते हैं कि वो मेटल की है, और अगर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता तो उन्हें डाउट होता है शायद ये मेटल की नहीं है, इस पर सिर्फ मेटल की पॉलिश कर रखी है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरसनेस। सोनोरस यानी कि रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करना। मेटल को जब हम आपस में बीट करते हैं तो उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इस प्रॉपर्टी को आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, जब बेल बजती है आपकी, तो ये जो बेल बजती है ये मेटल की होती है और मेटल की वजह से आपस में टकराता है तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है और रिंगिंग साउंड कितनी दूर तक आपको सुनाई देता है। लेकिन अगर उसी की जगह नॉन मेटल होता, लकड़ी होती, तो क्या उसमें से आवाज़ आती? नहीं आती। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरसनेस। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होता है? यू हैव फैमिलियर विद द फेनोमेना ऑफ रस्टिंग ऑफ द आयरन। यू हैड द लर्न दैट इट इज अबाउट द प्रोसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो आपने रस्टिंग आपने देखा होगा। रस्टिंग क्या होता है? रस्टिंग क्या होता है? सिंपली जब एक आयरन पे जंग लग जाती है, ब्राउन कलर का पाउडर आ जाता है, तो उसको हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। ये कैसे होती है? ये होती है हमारे जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है मेटल के साथ, यानी कि आयरन ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो ब्राउन कलर का पाउडर फॉर्म करता है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। ये सिंपली होता क्या है? ये आपका सिंपली मेटल ऑक्साइड होता है, यानी कि आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जब आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो आयरन ऑक्साइड बनाता है। See, let us check the nature of the rusting form as a result of the reaction between iron, oxygen and water. तो अगर हम जैसे कि एक्टिविटी में दिखा रखा है, अगर हम इसको देखते हैं, इसमें किस तरीके से ये एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी 3 को हम देखेंगे। तो collect the spoonful of rust and dissolve it in the very little amount of water. You will find that the rust remains suspended in the water. And shake the suspension well and test the solution with the red and the blue litmus paper. And what do you observe? It is a solution acidic or basic. तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका यहाँ पर रिएक्ट जो आपकी उस ब्राउन कलर का पाउडर बनता है, उस ब्राउन कलर के पाउडर को आप लीजिए। उस ब्राउन कलर के पाउडर को लेके आप पानी में, थोड़े से पानी में उसको मिला लीजिए। और उस पानी में जब आप मिलाएंगे तो आप देखोगे शुरू में वो उसमें नीचे बैठ जाता है, वो पानी में सोल्यूबल नहीं होता। लेकिन जब आप उसको अच्छी तरह उसको सेक कर लेंगे तो वो उसमें मिक्सअप हो जाएगा। और मिक्सअप हो जाने के बाद फिर अगर हम उसे नेचर चेक करना है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, तो इसके लिए हम लिटमस पेपर लेंगे।
लिटमस पेपर हमारे दो तरह के आपको मिलते हैं, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है। रेड कलर का लिटमस पेपर हम यूज करते हैं अगर उसका कलर ब्लू में चेंज होता है तो वो बेसिक नेचर बताता है। ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर अगर रेड में चेंज हो जाता है तो हमारा एसिडिक नेचर बताता है। तो हम उस दोनों लिटमस पेपर को 1 बाय 1 डिप करके देखेंगे और हम क्या देखते हैं कि जो आपका रेड कलर का लिटमस पेपर है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इसका मतलब वो हमें बताता है कि उसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है। तो सिंपली हम उससे ऐसे टेस्ट करके लिटमस पेपर से हम चेक कर सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है। उसका नेचर हमेशा जो मेटल ऑक्साइड बनता है तो उसका नेचर बेसिक नेचर का होता है। यानी कि सिंपली हम कह सकते हैं जब ये मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो मेटल ऑक्साइड बनाता है और ये मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। So you must observe that the red litmus paper blue. So oxide of the magnesium is also basic in nature. हमने देखा कि उसका नेचर कैसा बेसिक है। इन जनरल द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। तो वाटर के साथ रिएक्शन, लेट अस सी हाउ द मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद द वाटर। सेकेंड जो प्रॉपर्टी इसकी मानी जाती है केमिकल प्रॉपर्टी, वो वाटर के साथ रिएक्शन होती है। तो मेटल हमने देखा है जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन नॉन मेटल जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। नॉन मेटल जैसे कि अगर आप प्लास्टिक है, प्लास्टिक कभी पानी के साथ रिएक्ट करती है, नहीं करती। लेकिन अगर आप मेटल की चीज़ में, मेटल के बर्तन में अगर प्लास्टिक को रखते हो तो वो रिएक्ट करती है। तो उस पर अगर आप जहाँ पानी भरा रहने दो, जैसे कि एग्जाम्पल है आपके घर में कूलर, कूलर लोहे का बना होता है, मेटल का। जब आप उसमें पानी भरा छोड़ देते हो तो कुछ दिन बाद आप देखते हो कि उस पर थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर का कलर चेंज होने लगता है, उस पर जंग लगने लगती है और वो धीरे धीरे 1-2 साल में गलने लग जाता है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है कि मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक की बाल्टी में पानी भरा रखो, चाहे आप 1 दिन रखो, चाहे आप 4 महीने रखो, चाहे 1 साल तक रखो, बाल्टी के उस बाल्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो नॉन मेटल की बनी होती है, प्लास्टिक की होती है बाल्टी, उस पर वो रिएक्ट नहीं करता। तो नो द सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। लेकिन अगर हम मेटल में बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम, यानी कि सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, रिएक्ट विद द विग्रोसली विद द ऑक्सीजन एंड वाटर। ये ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। a lot of water heat is generated in the reaction, it is therefore stored in the kerosene। तो इसीलिए सोडियम और पोटेशियम हमारे दो ऐसे मेटल होते हैं, इसको हम वाटर में भी नहीं रखते क्योंकि वाटर में भी रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन के साथ। इसको हम केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि केरोसिन एक ऑयल होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाती और वो रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए ये जो मेटल है, क्योंकि ये वाटर में भी रिएक्ट कर जाते हैं, वाटर में भी ऑक्सीजन होती है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन केरोसिन में रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनको हम केरोसिन में रखते हैं क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो हम बात करते हैं ऐसे एक्टिविटी 5 प्रिपरेशन, इसमें टू बी द demonstrated by the teachers, and during the demonstration the special care should be the taken that the size of the solution metal piece is the roughly the size of the wheat grain, and it should be held with the pairs of the tongs, and during the observation keep away from the weaker। तो ये जो रिएक्शन है आपको टीचर के अंडर में करनी है, टीचर के साथ में, क्योंकि ये डेंजरस हो सकती है आपके लिए। इसीलिए इसमें आपको बहुत छोटा सा पीस लेना है सोडियम मेटल का, गेहूं के बराबर, गेहूं के बराबर का पीस, और उस पीस को भी किससे, टोंग से पकड़ना है, जिससे कि आप क्योंकि वो पीस काफ़ी गर्म हो जाएगा तो वो जल ना जाए। तो इसको में काफ़ी आपको सावधानी करनी है और ये रिएक्शन आपको टीचर के निगरानी में करनी है। तो टेक अ बीकर, आपको एक बीकर लेना है 250 ml का, एंड बीकर ग्लास एंड टम्बलर, फिल हाफ ऑफ इट विद द वाटर, उसको आधा पानी से भर देना है। नाउ केयरफुली कट अप स्मॉल पीस ऑफ द सोडियम मेटल, छोटा सा सोडियम मेटल का पीस लेना है गेहूं के बराबर का। ड्राई इट यूजिंग द फिल्टर पेपर, और उसको अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। रैप इट इन द स्मॉल पीस ऑफ द कॉटन, और उसको कॉटन के पीस में रैप कर लेना है। एंड पुट द सोडियम पीस रैप इन द कॉटन इनटू द बीकर, और उसको बीकर में रखना है। पुट द पीस
wrap cotton into the beaker and observe the carefully, और उसको carefully observe करना है आपको। When the reaction stop, touch the beaker and what do you feel? Has the beaker become the hot? And test the solution with the red and the blue litmus paper and is the solution acidic or basic? तो आपको पहले फिर जब थोड़े समय बाद जब रिएक्शन हो जाती है, खत्म हो जाती है, आपको बीकर को टच करके देखना है। आपको देखना है क्या बीकर थोड़ा सा गर्म हुआ या नहीं। फिर आपको इसका नेचर चेक करना है, जो पानी है कि वो पानी का नेचर कैसा है, वो एसिडिक है या बेसिक नेचर है। ऑब्जर्वेशन, यू ऑब्जर्व दैट द सोडियम रिएक्ट विगोरसली तो विद द वाटर, तो आप देखोगे सोडियम जो है वाटर के अंदर भी रिएक्ट कर जाता है। सम अदर मेटल डू नॉट डू सो, फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विद द वाटर स्लोली, जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर through they may be the very reactive in the air. Such non-metal are stored in the water, and for example, phosphorus is a very reactive non-metal. It catch fire if exposed to the air, and to prevent the contact of the phosphorus with the atmospheric oxygen, it's stored in the water. तो अगर हम देखते हैं कि सोडियम मेटल बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है पानी के साथ, लेकिन हम ये भी देखते हैं अदर मेटल अगर हम लेते हैं जैसे आयरन है या कोई कॉपर है, तो वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो पानी में एजिटेट बने रहते हैं, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं सोडियम जो है रिएक्ट कर जाता है, लेकिन अदर मेटल रिएक्ट नहीं करते। इसी तरीके से कुछ नॉन मेटल भी हैं, जनरली आप देखोगे नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जैसे कि अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, ये एक्सेप्शनल केस होता है। फॉस्फोरस जो होता है एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है, लेकिन अदर मेटल नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते। फॉस्फोरस आपका एक ऐसा मेटल है, जब आप उसको एयर में रखते हो तो एक्सपोज हो जाता है, वो जल उठता है। इसीलिए फॉस्फोरस मेटल को हमें वाटर में रखना पड़ता है, पानी में, जिससे कि वो उस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और वो जल्दी से बर्न नहीं हो। तो आज के वीडियो में हम इतने ही रखेंगे, तो बाकी के जो टॉपिक हैं हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।